नमस्कार, मैं सुनील वर्मा। आप सभी लोगों का हमारी क्लास में एक बार फिर से वेलकम किया जाता है। तो आइए आज की क्लास में हम देखेंगे रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला। केमिस्ट्री में बच्चों को सबसे बड़ी परेशानी केमिकल फार्मूलों को याद करने में होती है। बच्चों को केमिकल फार्मूले याद नहीं होते हैं। तो क्यों याद नहीं होते हैं ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि फार्मूले होते ही इतने ज़्यादा हैं। रोज़ नया कंपाउंड, नया यौगिक, नया सूत्र बनता है, तो कितने सारे फार्मूलों को याद रखा जा सकता है। नए कंपाउंड, नए यौगिक, नए सूत्र, रोज़ नए नए कंपाउंड की खोज की जाती है। तो कितने सारे फार्मूलों को याद रख सकते हैं हम लोग? भाई मैक्सिमम कितने रख सकते हैं? 10, 15, 20, 50, 100 मैक्सिमम। और क्या मैं आप लोगों से ये बोलूं कि 1000, 2000 फार्मूले याद कर पाओगे? सो इतना हो ही नहीं सकता है। इतने सारे फार्मूलों को याद नहीं किया जा सकता है। इतने सारे फार्मूलों को याद करना पॉसिबल नहीं है। सो आज की क्लास में मैं आप लोगों को इतने सारे फार्मूलों को याद करने के लिए एक सिस्टम बनाया है। मैंने आप लोगों के लिए एक सिस्टम तैयार किया है। उस सिस्टम के अंतर्गत आपको केवल और केवल 40-50 चीज़ें याद करना होगा। यदि आप वो 40-50 चीज़ें याद कर लेते हैं तो फिर आप जो है केमिस्ट्री में नए नए कंपाउंड के फार्मूले बना सकते हैं। और फार्मूला पता है तो नाम बना सकते हैं, और नाम पता है तो फार्मूला बता सकते हैं। आ रही बात समझ नहीं आ रही? परंतु आपको आज की क्लास में जो पढ़ाया जाएगा वो पूरी तरीके से याद होना चाहिए, तब जाकर के आप फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है ना? तब आप जाकर के फॉर्मूला बनाना सीख जाएंगे। फिलहाल किसी भी फॉर्मूले में या किसी भी कंपाउंड में क्या क्या खास बात होती है और क्या क्या फॉर्मूला कैसा होता है देखने में, है ना, और उसमें क्या खास बात होती है, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करता हूँ। वो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? चलिए, तो जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है, एक ज़माने में हमने वो पढ़ा था, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, इसका फॉर्मूला हमने याद किया था उस जमाने में, FeSO4। FeSO4 तो है ना। तो किसी कंपाउंड में क्या खास बात होती है ये समझेंगे थोड़ा सा। जब कोई कंपाउंड जो होता है ना, कोई भी कंपाउंड जो होता है वो दो पार्टों से मिलकर बना होता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, किसी कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो पॉजिटिव पार्ट होता है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो नेगेटिव पार्ट होता है। बात समझ आ रही है ना? पॉजिटिव वाले पार्ट को हम लोग कैटाइन कहते हैं, कैटाइन कहते हैं, और नेगेटिव वाले पार्ट को एनाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनाइन। कैटाइन यानी धनायन, धनायन। कैटाइन यानी धनायन, और एनाइन यानी रेडाइन, रेडाइन। ठीक है ना? धनायन, धनायन को जर्नली, धनायन जो होता है ना वो जर्नली धात्विक आयन होता है। धात्विक आयन होता है, और एनाइन जर्नली अधात्विक आयन होता है। अधात्विक आयन होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि जब हमें किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है तो कैटाइन और एनाइन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको कैटाइन और एनाइन के बारे में अच्छी जानकारी है तो हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हैं, किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूला पता है तो नाम बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही? तो सबसे पहले कहने का मतलब कि जो कोई जो यौगिक बना होता है, कोई फॉर्मूला जो बना होता है, वो उसमें एक पार्ट होता है कैटाइन का और दूसरा पार्ट होता है एनाइन का। ठीक है ना? एक पार्ट किसका होता है? कैटाइन का, और दूसरा पार्ट किसका होता है? एनाइन का। जब कोई कैटाइन किसी एनाइन के साथ मिलता है तब जाकर के किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, किसी यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमको ये जानकारी मिली है कि हमें कैटाइन और एनाइन के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी कराता हूं कैटाइन की। तो सबसे पहले हम लोग क्या याद करेंगे? कैटाइन को याद कराएंगे। ठीक है? चलिए, कैटाइन्स यानी धनायन।
ठीक है ना, धन आयन, इसे क्षारीय मूलक भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, क्षारीय मूलक भी कहा जाता है, इतना ध्यान रखेंगे। तो कैटाइन क्या होते हैं, वे धात्विक आयन होते हैं। कैटाइन वे धात्विक आयन होते हैं जिन पर धनावेश होता है। क्या होता है, धनावेश होता है, उन्हें कैटाइन्स कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें तो जैसे Cu+1 और Cu+2, यानी कॉपर की दो वैलेंसी होती है, +1 और +2, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो Cu+1+2, तो ये हुआ Cu+1 Cu+2। इसी प्रकार से Fe+2 Fe+3 Hg+1 Hg+2 Sn+2 Sn+4, और देखो Pb+2 Pb+4 Pt+2 Pt+4 Mn+2 Mn+3 CO+2 CO+3। ठीक है ना, और देखो यहाँ पर क्या है, Ti+2, चलो इसे हटा देते हैं, दूसरा ले लेते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या है कि Ni+2 है ना, Zn+2, और देखो और बताता हूँ, Mg+2 Ca+2 है ना, और देखो Na+, K+, Ag+, Al+3 Au+3, बहुत सारे एनाइन होते हैं, बहुत सारे एनाइन होते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे ज़रा। ठीक है ना, और देखो Cr+3, इतने सारे कैटाइन को याद रखना है, इतने सारे कैटाइन को याद रखना है। तो इनमें क्या याद रखना है, इन कैटाइन का आपको याद रखना है आवेश। कैसे याद रखना है, Cu+1+2 Cu+1+2, इस तरीके से। मतलब कॉपर यहाँ पर दो प्रकार का होता है, कॉपर की दो वैलेंसी होती है, एक पर +1 चार्ज होता है और एक पर +2 चार्ज होता है। इसी प्रकार से आयरन भी दो टाइप का होता है, एक पर +2 चार्ज होता है, एक पर +3 चार्ज होता है। इसी प्रकार से मरकरी भी दो टाइप का होता है, +1 +2। इसी प्रकार टिन भी दो टाइप का होता है, +2 +4। इस प्रकार से आपको इनका आवेश याद रखना है। ठीक है ना, पहला काम क्या है कि इनका आपको आवेश याद रखना है, और दूसरा काम क्या है कि इनका आपको नाम याद रखना है। तो नाम कैसे याद रखा जा सकता है, तो नाम के लिए मैंने एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम को समझेंगे ज़रा, उस सिस्टम को समझेंगे। एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कम अधिक, जिस कैटाइन पर चार्ज कम है, जिस कैटाइन पर चार्ज कम है उसके नाम में जोड़ेंगे OUS, और जिस पर चार्ज ज़्यादा है उसके साथ में जोड़ेंगे IC। एक कम चार्ज वाले कैटाइन के नाम में जोड़ेंगे अस, और अधिक चार्ज वाले वो कैटाइन के नाम में हम क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए करते हैं नामकरण इनका। कॉपर है, ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, लेकिन इसका जो शुद्ध नाम होता है वो क्यूप्रम होता है। क्या होता है, क्यूप्रम।
क्युप्रम होता है। क्युप्रम। तो किसी भी नाम में से, किसी भी कंपाउंड के नाम में से यूएम हटा करके, क्या हटा करके, यूएम हटा करके, है ना, यूएम हटाना है और उस सिस्टम का उपयोग करना है। तो कम, इस पर +1 का चार्ज है जबकि इस पर +2 का चार्ज है। सो कम वाले के साथ में क्या जोड़ना है, अस। सो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, OUS। नाम हो क्या जाएगा, क्युप्रस। ऐसे इसके नाम में क्या जोड़ देंगे, एक। सो नाम क्या हो जाएगा, क्युप्रिक। बातें समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, और समझो आगे। देखिए इसी प्रकार से आयरन भी 2 टाइप का है, +2 +1। लेकिन आयरन का नाम क्या होता है, फेरम। क्या बोलते हैं इसे, फेरम बोलते हैं। सो यहाँ से क्या हटाना है, यूएम हटाना है। किसी भी कंपाउंड के नाम में से यूएम हटा करके ये सारा काम करेंगे ना, ध्यान रखेंगे। तो यूएम हटाना है और जोड़ना क्या है, OUS। सो नाम क्या हो जाएगा, फेरस। ऐसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरिक। ठीक है ना। ऐसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होता है मर्क्यूरम। मर्क्यूरम। सो यहाँ से क्या हटा देंगे, यूएम हटा देंगे और क्या जोड़ेंगे, देखो इस पर कम चार्ज है, इस पर अधिक चार्ज है, तो कम वाले के साथ में OUS। OUS। तो नाम क्या हो गया, मर्क्यूरस। और इसका नाम क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक। ऐसे इसका नाम क्या होता है, अब मैं सीधे सीधे नाम लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखेंगे ना। तो इसका नाम क्या होता है, देखो इस पर कम चार्ज है, इसका नाम क्या हो जाएगा, स्टेनम। इसका नाम वैसे होता क्या है, स्टेनम होता है, तो नाम क्या हो जाएगा, स्टेनस। स्टेनस। इसका नाम क्या हो जाएगा, स्टेनिक। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पंबलस। पंबलिक। इसका नाम प्लेटिनम होता है, तो नाम क्या हो जाएगा, प्लेटिनस। प्लेटिनिक। इसका नाम होता है मैग्नम, तो नाम क्या हो जाएगा, मैग्नस। इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्निक। मैग्निक। इसका नाम क्या होता है, कोबाल्टस। कोबाल्ट होता है, तो इसमें से क्या जोड़ देंगे, OUS जोड़ देंगे तो हो जाएगा कोबाल्टस। इसका क्या हो जाएगा, कोबाल्टिक। Na+2। देखो Na यहाँ पर एक ही टाइप का है ना, तो ज़्यादा वाला है ना कम वाला है, एक ही टाइप का है, इस पर +2 चार्ज है। तो जब किसी कैटायन पर एक ही प्रकार का चार्ज होता है, मतलब कम हो ज़्यादा का चक्कर नहीं है, तो उसका जैसा नाम है वैसा वैसे लिख दो, कोई ज़रूरत नहीं है अस और एक लगाने की, ठीक है ना। तो उसका जैसा नाम है वैसा वैसे लिख दो, तो उसका नाम होता है निकिल। निकिल। ऐसे ही जिंक है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, जिंक। ठीक है ना। इसी प्रकार से Mg+2 ये भी एक प्रकार का है, तो उसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम। इसका नाम Na+ का नाम क्या होता है, सोडियम। सोडियम। K+ का नाम पोटेशियम। Ag+ का नाम क्या होता है, सिल्वर। या एक और नाम होता है अर्जेंटम। या एक और नाम होता है इसका अर्जेंटम या सिल्वर। सिल्वर, है ना। Al+3 का नाम क्या होता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। ठीक है ना। और देखो Au+3 का नाम क्या होता है, Au+3 का नाम होता है गोल्ड। और Cr+3 का नाम क्या होता है, क्रोमियम। क्रोमियम। इस तरीके से आपको कैटायन को याद रखना है, ठीक है ना। अब हमने कितने कैटायन को याद रखा है, यार थोड़ा सा काउंट कर रहे हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। कहने का मतलब हमने यहाँ पर जो है ये मान के चल रहे हैं 25 कैटन को याद किया है, ठीक है ना। कितने कैटन को याद किया है? 25 को। इन चीज़ों को आप नोट कर लेंगे और इनको याद कर लेंगे, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ एनाइन के बारे में, यानी रेडाइन के बारे में, कि रेडाइन में क्या खास बात होती है, उनको क्या किस तरीके से याद किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नोट कर लेना इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए मैं उठाता हूँ एनाइन यानी रेडाइन, इसको अम्लीय मूलक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लीय मूलक भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब एनाइन क्या होते हैं? बेपरमाणु या परमाणुओं के ऐसे समूह, बेपरमाणु या परमाणुओं के ऐसे समूह जिन पर ऋणात्मक आवेश होता है एनाइन कहलाते हैं, ठीक है ना। अब एनाइन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऑक्सी एनाइन और दूसरे होते हैं अनऑक्सी एनाइन। एनाइन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है ऑक्सी एनाइन और दूसरा होता है अनऑक्सी एनाइन। अब ऑक्सी एनाइन क्या होता है? वे एनाइन जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उन्हें बोलते हैं ऑक्सी एनाइन, और वे एनाइन जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता उन्हें क्या बोलते हैं? अनऑक्सी एनाइन। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूँ यहाँ पर, ध्यान देना, ठीक है ना। जैसे N-3 NO2 माइनस और NO3 नाइट्रोजन के यहाँ पर 3 एनाइन हैं। नाइट्रोजन के यहाँ पर कितने एनाइन हैं? 3 एनाइन हैं, जिसमें पहले वाले एनाइन में ऑक्सीजन नहीं है और दूसरे में और तीसरे में दोनों में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। पहले वाले एनाइन में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है जबकि दूसरे तीसरे में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये वाले दोनों जो है ना, इन दोनों एनाइन को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सी एनाइन। क्या बोलेंगे? ऑक्सी एनाइन। और इस वाले एनाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? अनऑक्सी एनाइन। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ मैं जो बोल रहा हूँ आपको क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और देखिए इसी प्रकार से S-2 SO3-2 SO4-2, ठीक है। और देखो P-3 PO3-3 और PO4-3। और देखो O-2 H- OH- Cl- Br- I- है ना। और देखो Cn- Nc-। और देखो और क्या है? और यहाँ पर Cr2O7-2 MnO4-, ठीक है ना। और ध्यान देना यहाँ पर CO3-2, ठीक है ना। और देखो HCO3-2, सॉरी -1, HCO3-1 HSO3- HSO4- HPO3-2 HPO4-2, ठीक है ना। AlO3-3 AlO2 BO3-3
BO2 माइनस। इतने सारे एनायन को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इतने सारे एनायन को आपको याद रखना है। पहला काम क्या है, इन एनायन का आपको चार्ज याद रखना है कि किस एनायन पर कितना चार्ज है, ठीक है ना। और दूसरा काम क्या है कि इन एनायन का आपको नाम याद रखना है। क्या याद रखना है, नाम। और नाम को याद रखने के लिए मैंने एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम को समझेंगे ज़रा। सिस्टम क्या है समझेंगे ज़रा, ध्यान दो। अधिक, जिस एनायन में, ध्यान से समझेंगे ना, सिस्टम को ध्यान से समझेंगे। जिस एनायन में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता उसके नाम में जोड़ेंगे IDE। जिस एनायन में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता उसके नाम में क्या जोड़ेंगे, IDE जोड़ेंगे। और जिस ऑक्सी एनायन में ऑक्सीजन कम है उसके नाम में जोड़ेंगे ITE, है ना। और जिस ऑक्सी एनायन में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो उसके साथ में क्या जोड़ेंगे, ATE जोड़ेंगे, ध्यान रहेंगे, ठीक है ना। क्या जोड़ेंगे, ATE, ठीक है ना। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए करते नामकरण। इसका नाम नाइट्रोजन होता है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। ये काय के एनायन है, नाइट्रोजन के एनायन है, और इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, सो इसके नाम में क्या जोड़ेंगे, IDE जोड़ेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइड। ये दोनों ऑक्सी एनायन हैं, परंतु इस वाले में ऑक्सीजन कम है, सो इसके नाम में क्या जोड़ेंगे, ITE। तो नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइट, ठीक है ना। और इसके नाम में क्या जोड़ेंगे, ATE। तो नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रेट। बातें समझ में आ रही होंगी ना, हाँ बिल्कुल आ रही होंगी। इसी प्रकार से इसमें देखिए, ये सल्फर का एनायन है, ये 3 सल्फर के एनायन है, परंतु इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो इसके नाम में हम क्या जोड़ेंगे, IDE। तो नाम क्या हो जाएगा, सल्फाइड। इसमें ऑक्सीजन कम है, ये दोनों ऑक्सी एनायन है, परंतु इसमें ऑक्सीजन कम है, इसमें ज़्यादा है, तो कम वाले के साथ में ITE। सो नाम क्या हो जाएगा, सल्फाइट, ठीक है ना। सल्फाइट नाम हो गया। और देखिए इसका क्या नाम है, इसका नाम क्या होगा, सल्फेट। अब मैं सबका जो है नाम लिखते जा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, मैंने आपको सिस्टम समझा दिया है, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फॉस्फाइड, ठीक है ना। इसका नाम फॉस्फाइट, इसका नाम फॉस्फेट, इसका नाम ऑक्साइड, इसका नाम हाइड्राइड, इसका नाम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्लोराइड, इसका नाम ब्रोमाइड, इसका नाम आयोडाइड, इसका नाम साइनाइड। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, जब Cn माइनस होता है तो उसे साइनाइड बोलते हैं, और जब Nc माइनस होता है तो उसे आइसोसाइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं। और देखो आगे, इन दोनों का नाम को आप याद रखना पड़ेगा, इन दोनों के नाम को फिलहाल आपको इनका नाम याद रखना पड़ेगा।
है ना, इसका नाम होता है डाइक्रोमेट। क्या होता है? डाइक्रोमेट। और इसका नाम होता है परमैंगनेट। परमैंगनेट। और इसका नाम होता है कार्बोनेट। कार्बोनेट। ठीक है ना। इधर देखिए, देखिए ये भी अभी क्या है, ये कार्बोनेट है, CO3-2 कार्बोनेट कह रहे हैं हम इसे। यहाँ पर भी CO3- है, CO3- है, परंतु इसमें H जुड़ गया है, तो एक H+ जुड़ने से उसका एक आवेश कम हो गया, प्लस का आवेश कम हो गया है। तो जब किसी एनायन में H+ जुड़ जाता है तो उस एनायन के नाम से पहले हम बाई शब्द लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बाई शब्द। सो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम है क्या वैसे? कार्बोनेट। तो इसमें H लग गया है तो क्या लगा देंगे? बाई पहले लगा देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा? बाई कार्बोनेट। बाई कार्बोनेट। ऐसे इसे क्या बोलते हैं? SO3 क्या होता है? सल्फाइट होता है। तो इसमें H लग गया तो नाम क्या हो जाएगा? बाई सल्फाइट। बाई सल्फाइट। SO4 सल्फेट होता है, लेकिन इसमें H लग गया है तो नाम हो जाएगा बाई सल्फेट। बाई सल्फेट। PO3 को हम फॉस्फाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? फॉस्फाइट। लेकिन इसमें H लग गया है तो नाम हो जाएगा बाई फॉस्फाइट। बाई फॉस्फाइट। PO4 को फॉस्फेट कहते हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा? बाई फॉस्फेट। बाई फॉस्फेट। अब यहाँ पर ध्यान देना है, देखो AlO3-3 को हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट। ठीक है ना, एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट। परंतु यहाँ पर देखना है जी AlO3- है और नीचे AlO2- है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन ऊपर कितना है? 3, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2, ऊपर चार्ज कितना है? 3, और चार्ज यहाँ पर कितना है? 1। तो जब किसी एनायन में, यहाँ पर ध्यान देना, मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। जब किसी एनायन में ऑक्सीजन कम होने के साथ साथ, जब किसी एनायन में ऑक्सीजन कम होने के साथ साथ चार्ज भी कम होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से सुनो। जब किसी एनायन में ऑक्सीजन कम होने के साथ साथ चार्ज भी कम होता है तो ऐसे एनायन के नाम से पहले मेटा शब्द लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मेटा शब्द। तो इसका नाम है क्या? एल्यूमिनेट। सो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटा एल्यूमिनेट। मेटा एल्यूमिनेट। ऐसे इसका नाम होता है बोरेट। बोरेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटाबोरेट। मेटाबोरेट। आई बात समझ नहीं आई? इतने सारे एनायन को आपको याद करना है, ठीक है ना। ये जितने भी एनायन हैं इन सबको याद कर लेना है। तो कितने एनायन हमने याद करें, जरा थोड़े से काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ये मान के चल रहे हैं हमने जो है एक उधर रह गया था ना केटाइन में, तो 30 हमने जो है एनायन याद करे हैं। ये मान के चल रहे हैं 30 करे हैं। कितना करे हैं? 30। 25 हमने कैटायन याद करे थे और 30 हमने क्या याद कर लिए हैं? एनायन याद कर लिए हैं। ठीक है ना। अब ये सारे जब एनायन आपको याद हो जाएंगे तो इनसे फॉर्मूले कैसे बनते हैं उनके बारे में बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इन सबको आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। अब इनसे एनायन हमने, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सवाल चल रहा होगा कि सर हमने जो कैटायन याद कर लिए और एनायन याद कर लिए, तो अब फॉर्मूले कैसे बनाएं। तो अब मैं उनको फॉर्मूला बनाना बताऊंगा। पहले आप इन चीज़ों को नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला कैसे बनती है। जब कोई कैटायन याद होता है और एनायन होता है तो उसे फॉर्मूला कैसे बनाते हैं उसके बारे में बातचीत करता हूँ, ठीक है ना। चलिए,
जैसे हमारे पास एक कंपाउंड दिया गया है, फेरिक सल्फेट, ठीक है ना, क्या दिया गया, फेरिक सल्फेट। दूसरा कंपाउंड दिया गया है फेरस सल्फेट। तीसरा कंपाउंड दिया गया है फेरिक नाइट्रेट। चौथा कंपाउंड दिया गया है फेरस नाइट्रेट, ठीक है ना। इन कंपाउंडों के हमको फार्मूले बनाने हैं। तो कैसे बनाते फार्मूला, समझेंगे मेरा बात को। देखिए, हमने इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंपाउंड जो कोई भी कंपाउंड जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव पार्ट और दूसरा होता है नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट जनरली कैसा होता है, धात्विक आयन होता है यानी कैटायन होता है, और दूसरा जो पार्ट होता है जनरली अधात्विक आयन होता है यानी एनायन होता है। तो फेरिक, यहाँ पर कौन से कैटन की बात की जा रही है, फेरिक की। तो फेरिक कैटन कौन सा होता है, वो हमने अभी पढ़ा है, Fe+3 आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिक आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिक आयन बोलते हैं। और सल्फेट यानी SO4-2 की बात की जा रही है, SO4-2 को हम सल्फेट आयन बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन दोनों आयनों के चार्ज को भूल जाना, यानी प्लस और माइनस को भूल जाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है, इनका ये नंबर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, इनका नंबर ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आवेश को प्लस माइनस भूल जाने, बस नंबर याद रखना है। इस वाले नंबर को इसके नीचे और इस वाले नंबर को इस पूरे के नीचे ना, पूरे के नीचे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा Fe2 और SO4। अब पूरे का कितनी बार, थ्राइस, है ना। तो फॉर्मूला हो गया Fe2SO4 का होल थ्राइस। ये फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला हो गया। अब बताता हूँ फेरस सल्फेट। तो देखिए फेरस सल्फेट क्या है, फेरस हमने याद किया है, Fe+2 को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। और सल्फेट तो अभी हमने देखा ही है, SO4-2 को हम क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। अब देखो, ये वाला 2 नंबर इसके नीचे और ये वाला 2 नंबर इसके नीचे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा Fe2 और SO4 का ट्वाइस। ये फॉर्मूला बन गया ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, ये दोनों अनुपात में होते हैं। क्या होते हैं, अनुपात में होती है। यदि इनमें भाग जा सकता है तो सरलतम अनुपात में ले जाएंगे। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना, सही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा FeSO4। सही है ना, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फेरिक। अभी बात किया था, फेरिक का मतलब क्या होता है, Fe+3 को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं। और नाइट्रेट, नाइट्रेट किसको बोलते हैं, तो NO3- को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। माइनस का मतलब वन से होता है ना। तो ये वाला नंबर इसके नीचे और ये वाला नंबर इसके नीचे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा FeNO3 का थ्राइस, FeNO3 का थ्राइस। इसी प्रकार से इसको देखो, फेरस यानी Fe+2 और नाइट्रेट यानी NO3-। तो ये वाला 1 इसके नीचे और 2 इसके नीचे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा Fe और NO3 का ट्वाइस। इस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूले का निर्माण कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलिए और एग्जांपल बता देता हूँ। और एग्जांपल देखिए, 5th क्वेश्चन हमसे पूछा गया है,
सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा ये बताना है हमको। क्यूप्रस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा ये बताना है हमको। क्यूप्रिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है ये बताना है हमको। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है ये बताना है हमको, ठीक है ना। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। देखिए सोडियम यानी Na+ और डाइक्रोमेट यानी Cr2, हमने याद किया है Cr2O7-2 को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइक्रोमेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लस का मतलब क्या होता है, वन से, तो ये वाला वन इस पूरे के नीचे और ये वाला 2 इसके नीचे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा Na2 और Cr2O7, ये फॉर्मूला होगा किसका, सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। और देखो और बताता हूँ, क्यूप्रस सल्फेट, तो क्यूप्रस का मतलब क्या होता है, तो Cu+1 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूप्रस बोलते हैं। और सल्फेट का मतलब तो हम जानते ही है SO4-2 है ना। सो ये वाला 2 इसके नीचे और ये वाला 1 इसके नीचे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा Cu2SO4। ये किसका फॉर्मूला हो गया, क्यूप्रस सल्फेट का फॉर्मूला हो गया। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और देखो क्यूप्रिक का मतलब क्या होता है, Cu+2 को हम लोग क्यूप्रिक बोलते हैं। और सल्फेट तो हम जानते ही क्या होता है, SO4-2 है ना। तो ये वाला 2 इसके नीचे और ये वाला 2 इसके नीचे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Cu2 और SO4 का ट्वाइस। अभी मैंने क्या कहा था, अगर इनमें भाग जा सकता है तो भाग लगा देंगे ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया CuSO4। इस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूले का निर्माण कर सकते हैं। अब आपको किसी भी फॉर्मूले को याद नहीं करना है, मैं क्या कह रहा हूँ, अब किसी फार्मूले को याद नहीं करना है। अब मैंने आपको फार्मूला बनाना सिखा दिया है, ठीक है ना। अब हर फार्मूले को बना पाएंगे, याद नहीं करेंगे फार्मूले को किसी को, ठीक है ना। अब मैं आ गया हूँ ना, अब किसी फार्मूले को याद नहीं करना है। मैंने आपको फार्मूला बनाना सिखाया है, आप फार्मूले बनाया करेंगे, अब याद नहीं करेंगे। बस याद क्या करना है, जो मैंने 40-50 चीज़ें जो कैटाइन लिखा है उनको याद करना है और एनाइन लिखा है उनको याद करना है। और फिर जा करके आप देखो कितने सारे फार्मूले बना पा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। इस तरीके से आप भी बना पाएंगे, बिल्कुल काम करेंगे तो। चलिए एक और बता देते हैं, कैल्शियम और कार्बोनेट। कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है, Ca+2 को हम लोग कैल्शियम बोलते हैं। और कार्बोनेट क्या होता है, CO3-2 को हम लोग कार्बोनेट बोलते हैं। सो ये वाला 2 नंबर इसके नीचे, ये वाला 2 नंबर इसके नीचे, है ना। ध्यान देंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 रह जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो यदि आपको हमारी क्लास समझ में आती है, पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो हमारी क्लास को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर किया करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है ना। तो आज की इन बातों को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।